सवाल हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप। ओके बेटा, तो अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18। आप लोगों को बोर्ड शो हो रहा है बेटा सबको? ओके, चैप्टर नंबर 18 है और चैप्टर नंबर 18 का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बस यही कहूँगा कि जो मेन मेन चीज़ें उसकी वो कर लें आप। सबसे पहले चैप्टर नंबर 18 में जो टॉपिक हर साल आता है वो गेट्स के आता है, गेट्स, लॉजिक गेट्स। तो क्यों ना पहले आपको मैं लॉजिक गेट्स के बारे में ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन देखा गया पास्ट ईयर्स में से। अब आपको बस लॉजिक गेट्स आप लोगों ने मैट्रिक में क्या कह रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लिए, बाद में शेयर भी कर दूंगा मैं। लॉजिक गेट्स में आपको पता है कि टोटल 3 तरह के बेसिक गेट्स हैं। बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं? जिन्हें हम फंडामेंटल गेट्स कहते हैं। फंडामेंटल गेट्स में आपके पास आ जाते हैं, सबसे पहले है एंड, और एंड नॉट। उसके बाद 2 यूनिवर्सल गेट हैं, जिनमें आते हैं नैंड और नॉर। और इन 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाता है उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सक्लूसिव। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव गेट। यानी इन 5 के अलावा कोई भी आ सकता है, वो एक्सक्लूसिव गेट कहलाएगा। लेकिन आपको पास पेपर में क्वेश्चन आया वो इन्हीं में से आए हुए हैं, फंडामेंटल में से आए हुए हैं या यूनिवर्सल गेट्स में से आए हुए हैं। तो मैं आपको टेबल बना के दूंगा एक। सबसे पहले आपको याद क्या करना है? सिंबल और इसका ट्रुथ टेबल याद करना है। सबसे पहले करते हैं जी हम एंड गेट। एंड गेट का किस तरह का होता है? एंड गेट का सिंबल बेटा ये होता है, आपको ये याद करना है। नहीं, ये नहीं आना, ये डी बनेगा यहाँ पर। ये एंड गेट होता है, इसकी इनपुट ए, इसकी इनपुट बी, और इसकी जो आउटपुट होगी, अगर फ़र्ज़ कर लें वो एक्स है, तो वो कैसे फाइंड की जाएगी? याद रख लीजिएगा, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके देगा, आउटपुट ए और बी को मल्टीप्लाई करके देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ मेरी इनपुट ए है, फिर बी है, फिर आउटपुट एक्स है, तो अगर इनपुट ज़ीरो हो, ए बी भी ज़ीरो हो, तो आउटपुट क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। ए ज़ीरो हो, बी वन हो, तो आंसर फिर भी क्या आएगा? ज़ीरो। ए वन हो जाए, बी ज़ीरो हो जाए, आंसर फिर भी क्या आएगा? ज़ीरो। और अगर ए वन हो जाए, बी वन हो जाए, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? वन। यानी कि आउटपुट वन सिर्फ तब आएगी जब आपकी दोनों इनपुट्स क्या हो जाएंगी? वन। उसके अलावा आउटपुट आपकी वन नहीं हो सकती। ये आप इसका टेबल याद करेंगे, उसका सिंबल याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी और गेट। और गेट का सिंबल क्या होता है? ये 2 इनपुट्स हैं और ये इसका सिंबल है, इस तरह से। अगर इनपुट ए और बी है और आउटपुट एक्स है, तो इसका ये सिंबल हो गया। और इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाऊँ मैं, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है ए, बी और ये एक्स। अब ये आउटपुट को क्या करता है? और गेट आउटपुट प्लस करके देता है आपको, इनपुट्स को प्लस कर देता है। प्लस करने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज इसकी ए ज़ीरो है तो बी भी ज़ीरो है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। ए ज़ीरो है, बी वन है, आउटपुट क्या हो जाएगी? वन।
A1 है, B1 है, सॉरी B0 है, आउटपुट क्या हो जाएगी फिर भी 1, ये 1 आउटपुट फिर भी क्या रहेगी 1। ये आपका आया हुआ है ई कैट के अंदर सवाल, ये टेबल बना हुआ था और पहचान करनी थी कि ये कौन सा गेट है, यानी और गेट की आउटपुट 1 हो जाती है अगर कोई एक भी 1 हो जाए, जबकि एंड गेट की आउटपुट सिर्फ तब 1 होती है जब दोनों 1 होती हैं, उसके बगैर नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है जी नॉट गेट। अच्छा, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, एक तो ये इक्वेशन जो लिख रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन याद करनी है, इनके सिंबल्स याद करने हैं और इनके टेबल्स याद। हाँ जी, आउटपुट A+B है इसकी। इसको आप अलजबरा में करेंगे ना, 2 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, यानी आंसर आपका 0 1 की शक्ल में रखना है। ये तो बूलियन अलजबरा आपको ने 8 क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यानी आंसर आपका 0 और 1 की शक्ल में रहना है, 2 3 नहीं होना इसका आंसर। डैट इज़ कॉल्ड बूलियन अलजबरा। अगर आपका आंसर 2 हो गया है या 3 हो गया या 4 हो गया है, उसको 2 से डिवाइड कर लो तो वो आंसर आपका 1 और 0 की शक्ल में बन जाएगा। तो देखें 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ गया, इसलिए मैंने 1 लिखा है इसको। इसके बाद आता है जी नोट गेट। नोट गेट की पहचान क्या है? नोट गेट का सिंबल पहली बात तो ये होता है, एक इसकी इनपुट होती है और एक इसकी आउटपुट होती है। इसके एंड पे नोट लगा होता है, ये याद रखिएगा, ये नोट लगा होता है आउटपुट पे। अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या होगी? ए बार। ए बार का मतलब क्या है? ये इसको इन्वर्ट कर देगा। जैसा कि अगर इसकी इनपुट ए है, इसकी एक इनपुट होती है और एक की आउटपुट होती है, और आउटपुट एक्स है, तो मैं कहता हूँ इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या कर देगा 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या कर देगा ये 0। ये इसका आ गया ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये 3 हो गया आपके पास फंडामेंटल गेट। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे आपने बताना है कि ये गेट जो है, बल्कि मैं पहले 2 और करवा दूँ फिर सवाल बेहतर रहेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे उसको। ये तो हो गए पहला, दूसरा, तीसरा गेट जो कि बेसिक या फंडामेंटल गेट्स हैं। इनके बाद नंबर 4 पे करूँगा मैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? नैंड गेट बेसिकली एंड और नोट का कॉम्बिनेशन है। एंड और नोट को कंबाइन करना है, यानी फ़र्ज़ कर लें जी मेरे पास ये एंड का सिंबल है, इसके एंड पे नोट लगा दें ये वाला, तो ये क्या बन गया? नैंड बन गया। इसकी इनपुट ए है, इनपुट बी है, तो आउटपुट क्या होगी? अभी मैंने बताया एंड गेट क्या करता है, आउटपुट को मल्टीप्लाई करके देता है ना आंसर, यानी ए डॉट बी। लेकिन चूंकि नोट लगा हुआ है तो नोट तो इन्वर्ट भी कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा ए, ऊपर बार आ जाएगा। अच्छा, एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है, वो आपको याद रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो बार है ना, इसको आप ए के ऊपर अलग कर सकते हो, बी के ऊपर अलग कर सकते हो। बार के नीचे जो कुछ भी होगा सबको उल्टा देना, यानी कि क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जाएगा ए बार। अच्छा, डॉट को जब बार में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बी बार। तो ये ए डॉट बी कंप्लीट बार किसके बराबर आएगा? ए बार प्लस बी बार के बराबर आएगा। डॉट प्लस बन जाता है, प्लस डॉट बन जाता है। अब इसका देखें टेबल, अगर आपके पास एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी और आउटपुट है एक्स, तो उसका टेबल क्या होगा? अगर इनपुट 0 है ए, बी भी 0 है, तो आउटपुट क्या होएगी? पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इन्वर्ट करना है, यहाँ पहले इन्वर्ट करके प्लस कर दें, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा आपका। तो पहले मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई 0 0, इन्वर्ट कर दें, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर अगर ये 0 है ये 1 है तो क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आएगा, इन्वर्ट कर दें 1 आंसर आ गया। और फिर इसको इधर 1 कर दें, इसको 0 कर दें, मल्टीप्लाई करें आंसर 0, इन्वर्ट कर दें 1 आंसर आ गया। और इसी तरह से ये 1 ये 1, मल्टीप्लाई करें 1 1, मल्टीप्लाई 1 1, इन्वर्ट कर दें 0 आ गया। यानी नैंड गेट की आउटपुट 1 होगी अगर कोई एक भी 0 पर हुआ तो।
जब तक दोनों वन नहीं होंगे आउटपुट ज़ीरो नहीं होगी। पांचवा गेट जो कि यूनिवर्सल गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट का क्या सिंबल है? नॉर गेट का सिंबल है, पहली बात तो ये है कि आपने एक और गेट बनाना है इस तरह से, इसके आगे नोट लगा देना है, तो ये बन गया नॉर। यानी कि क्या हो गया, ये और प्लस नोट का कॉम्बिनेशन है, तो ये नॉर बन जाएगा। इसकी आउटपुट एक्स होगी, तभी मैंने बताया कि और गेट क्या करता है, प्लस करता है, यानी ए प्लस बी। लेकिन चूंकि एंड पे नोट लगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ लगाता हूँ तो ये बार कैसे सॉल्व होगा, क्या लिखा जा सकता है इसको? कोई बच्चा बताएगा मुझे? इसे लिखेंगे, हाँ ये आएगा ए बार डॉट बी बार, क्योंकि जो डॉट है वो प्लस बन जाएगा, प्लस है डॉट बन जाएगा, और बार ए के ऊपर भी आ जाएगा, बी के ऊपर भी सेपरेट हो जाएगा। ये इसकी इक्वेशन होगी। अब इसका अगर मैं टेबल बनाऊँ, ट्रुथ टेबल, तो कैसा बनेगा? ये सारे टेबल्स आपको याद रखने हैं बेटा, ये टेबल ही पेपर में आए हुए हैं, या सिंबल्स आए हुए हैं, या इक्वेशंस पूछी गई हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास इनपुट जो है वो ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो आंसर क्या आएगा? पहले प्लस करें फिर इन्वर्ट कर दें, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, इन्वर्ट करेंगे वन, ज़ीरो है ये वन है, ऐड करें पहले वन आंसर आएगा, इन्वर्ट कर दें ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये वन है ये ज़ीरो, पहले ऐड करें फिर इन्वर्ट कर दें, आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये वन है, वन 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 होगा, इन्वर्ट करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि इसकी आउटपुट ज़ीरो हो जाती है अगर कोई भी एक इनपुट क्या हो जाए, वन हो जाए। ये हो गया 5 गेट। इसके अलावा अभी मैं एक्सक्लूसिव भी करवाता हूँ आपको। एक्सक्लूसिव गेट करवाने से पहले कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये कौन सा गेट है, पहले ये बताएं ज़रा। ये कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, इस तरह से, अब बताइए कौन सा गेट बन गया? ये बन गया है नॉट गेट। ये पेपर में आया हुआ है ई कैट के अंदर, ये नॉट गेट है। कैसे? मैंने दोनों इनपुट्स इकट्ठी कर दी हैं इसकी, तो एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, तो आउटपुट क्या हो जाएगी इसकी, बताओ ज़रा। अगर इसको नैंड गेट की तरह बात करें आप, तो ज़ीरो आंसर वन हो जाएगा ना। नैंड गेट की इक्वेशन लगा लें ज़रा आप, इसका मतलब ये तो नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ज़ीरो दिए तो वन देगा आंसर, अगर वन करो ज़ीरो देगा आंसर आपको ये। तो ये क्या हो गया, नॉट गेट। अब आपने मुझे ये बताना ज़रा, ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? ये है नॉर गेट। अब बताएं ये कौन सा गेट बन गया है? ये बन गया है फिर से नोट। कैसे? आप देखो, अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे ज़ीरो करते हो, यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर आपके मुताबिक ये नॉर है तो नॉर की इक्वेशन लगाओ ज़रा। लगाने से ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, इन्वर्ट कर दोगे वन आंसर, फिर वन आ जाएगा। इसका मतलब इसने भी इन्वर्ट कर दिया। तो दोनों नैंड, एक नैंड गेट को भी नोट बना सकते हैं, नॉर गेट को भी क्या बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं, अगर उनकी इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है। अब एक और सवाल आया हुआ है, ये देखना ज़रा। एक गेट ये वाला है, और एक गेट ये वाला है। ये है ए और ये क्या है, बी। बताइए ये गेट कौन सा है? अब आपको नहीं पता है गेट कौन सा है। एंड है, और है, नोट है, एंड है, नोर है। तो आप ऐसा करें, इसकी इक्वेशन बना लें। अब ये बताएं, ये भी मैंने बताया, ये कौन सा गेट के तौर पर काम करेगा? ये वाला, ये नोट बनेगा ना। ये भी क्या बन गया है, नोट। आप मुझे बताओ नोट गेट की इक्वेशन क्या होती है? अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ए बार
और अगर इनपुट बी है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, बी बार। अब ये वाला कौन सा गेट है बताएं ज़रा, ये मैंने थोड़ी यहाँ से गड़बड़ यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ की है। एक मिनट ज़रा, मैं इसको ज़रा री लॉन्च कर लूँ मैं। स्क्रीन शो हो रही है, एक मिनट, वेट ए मिनट। जी अब शो हो गई है। अच्छा मैंने यहाँ पे बनाया था कि ये यहाँ से ऐसे आना था, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। अब बताइए ये वाला तो नैंड गेट है ना, और नैंड गेट क्या करता है, अपने इनपुट्स को पहले मल्टीप्लाई करता है फिर इनको इन्वर्ट करता है, यानी कि ए बार डॉट बी बार और कंप्लीट बार, ये फार्मूला पढ़ा ना अभी हमने। अब मुझे बताइए इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं, क्या बनेगा ये बनेगा ए बार बार और डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, बी बार बार। ये जो दो दफ़ा बार आपस में कैंसिल हो जाता है, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई इसकी, ए प्लस बी। और ए प्लस बी बताएं क्या होता है, ए प्लस बी किसकी इक्वेशन, नॉर गेट, और गेट, सॉरी और गेट है ये, सो और बिल्कुल ये है और गेट। इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन, ये जो गेट हमने बनाया है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, और गेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये सवाल भी आया भाई कैट के अंदर। अच्छा अब इसके बाद जो छठा है एक्स और गेट, जो आपके एफएससी में बुक में है लेकिन इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। एक्स और का मतलब है एक्सक्लूसिव गेट। इसका सिंबल क्या होता है, जो एक्स और है इसका बेटा सिंबल ये आपके पास दो इनपुट्स, ये फिर ये वाली इस तरह से। नहीं इसमें और है ना, तो इसमें एंड पे नोट नहीं लगेगा। अगर ये और लिखा हुआ है तो फिर एंड पे नोट नहीं लगाना आपने। ये आ गया, ये इनपुट है ए, ये इनपुट है बी और ये आउटपुट है एक्स। इसका एक्स पता क्या होगा, आप इक्वेशन याद करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसकी इक्वेशन होती है ए बी बार, यानी सिर्फ बी के ऊपर बार है, फिर प्लस ए बार बी यानी सिर्फ ए के ऊपर बार है, फिर कंप्लीट बार, इस तरह से। ठीक है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यानी पहले बी के ऊपर बार है और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए के ऊपर बार है बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दोनों जमा हो रहे हैं और फिर सारे का इन्वर्ट हो गया। अच्छा सॉरी, सारे का इन्वर्ट इसमें नहीं होना, वो तो उसके अंदर होता है, इसके अंदर इन्वर्ट नहीं होना, दूसरे में होगा। अब इसका मैं टेबल बनाता हूँ, ए बी एंड एक्स। ठीक है, लो जी ओके। अब ए अगर 0 है 0 1 1, बी 0 1 0 1, आप इसी में ए और बी की वैल्यू पुट करनी है बस। लेकिन बी जब पुट करोगे तो वो इन्वर्ट होगा, वो इसके मुताबिक आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो बेटा आज का जो आंसर आ रहा है ना आपके सामने, वो आ रहा है 0 1 1 0। ये भी ई कैट के अंदर आया हुआ है। टेबल आया था, पूछा गया था ये किसका टेबल है, तो आप बोलेंगे एक्स और का टेबल है। ठीक है, ये इस इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अब देखिए 1 कब आंसर आ रहा है, 1 सिर्फ तब आंसर आ रहा है जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर सेम इनपुट्स हों तो आउटपुट 0 कर देता है वो। ओके 7 वाला आता है जी एक्स नॉर गेट के ऊपर आ जाते हैं। एक्स नॉर गेट में क्या है कि वो इसी तरह का गेट है, लेकिन उसमें सिर्फ एंड पे क्या आ जाएगा, एक नोट लग जाएगा। यहाँ पे नोट आ जाएगा ए बी, और इसका जो एक्स होगा आउटपुट ए बी बार प्लस ए बार बी कंप्लीट बार। अच्छा इसकी जो टेबल बनेगी, ट्रुथ टेबल जो है वो ए बी और एक्स, ज़ीरो ज़ीरो वन वन 0 1 0 1। तो बच्चों वो बनेगी कुछ इस तरह से कि इसमें आप देखें सिंपल है,
ये जब ये मैंने एक्स और का टेबल बनाया इसको उल्टा कर दें क्योंकि इसके ऊपर बाहर आ गया, तो ये 1 0 0 1, यानी एक्स नॉर की आउटपुट 1 होती है जब उनके दोनों इनपुट्स क्या होंगी, सिमिलर, और अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या कर देगा, ये 0। तो ये है आपके गेट्स, इनमें से हर साल हर दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। और इस चैप्टर 8 जो है ना आपका 18, उसमें से ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से 2019 में सवाल आया था। अब मैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर करवा देता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें मुझसे आप लोग। ये गेट्स सारे, ये आपने टेबल सिंबल इक्वेशन याद करनी है। इसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं याद करने, जो पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं आपको। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एक एम्पलीफायर ऐसा डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज को बढ़ा देती है, और वोल्टेज बढ़ा देती है और करंट भी बढ़ा देती है, ठीक है। कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है सिर्फ। जबकि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ये सिर्फ बढ़ा सकता है। ये फ़र्क है, डिफरेंस है। सबसे पहले तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल होता है ये वाला, जस्ट लाइक ए नॉट गेट, लेकिन इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और एक क्या होती है, आउटपुट होती है। ये इसकी नेगेटिव इनपुट, ये इसकी पॉजिटिव इनपुट, और ये इसकी क्या कहलाती है, आउटपुट। ये भी इनपुट है, बट अपना काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा, ये भी इनपुट है। ये इसका सिंबल हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अगर आप जो नेगेटिव वाली से बोलते हैं इन्वर्टिंग, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, और जो पॉजिटिव वाली ये क्या कहलाती है, नॉन इन्वर्टिंग कहलाती है, ठीक है। इसकी जो एम्पलीफिकेशन होती है ना, एम्पलीफिकेशन ए, उसका फार्मूला क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। ये इसका फार्मूला आपने याद करना है। यानी जो भी आउटपुट पे वोल्टेज आएगा और जो भी इनपुट पे वोल्टेज होगी, उनकी रेशो को ए कहते हैं, और ये एम्पलीफिकेशन है। और जो इनपुट होती है वो बेसिकली क्या होती है, यानी पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव इनपुट का जो डिफरेंस होता है वो होता है। यानी कि नेगेटिव पे फ़र्ज़ करो 10 वोल्ट हैं, पॉजिटिव पे 5 वोल्ट हैं, तो डिफरेंस 5 वोल्ट का आ गया, तो 5 वोल्ट इसकी इनपुट होगी। अगर आप इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, अगर आप इन्वर्टिंग वाले को फ़र्ज़ कर लें इनपुट दिए देते हैं, इनपुट इस तरह की आती है, और आप इनपुट देते हैं ये वाली, तो इसकी जो आउटपुट आएगी ना, चूँकि इन्वर्टिंग है तो वो बहुत बड़ी भी होगी और उल्टी भी होगी। आप देख सकते हैं कि ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन उल्टी हो चुकी है। अगर इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका ये पहले नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव आया, यानी इन्वर्ट कर दिया उसको। अगर आप नॉन इन्वर्टिंग को देते हैं इनपुट, अगर इसकी इनपुट इस तरह से आती है, तो इसकी जो आउटपुट होगी ना बेटा, वो भी इसी तरह की होगी, यानी कि बढ़ाएगा, बड़ा भी कर दिया लेकिन उसको इन्वर्ट नहीं किया, इसलिए इसकी नॉन इन्वर्टिंग कहलाएगी। अब इसके 2 आपने फार्मूला और याद करने हैं कि अच्छा, ई कैट 2019 में सवाल आया हुआ है, मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या सवाल आया हुआ है। कहता है जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट क्या होगी, आउटपुट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ऑप्शन था V1 माइनस V2, ऑप्शन था V2 माइनस V1, ऑप्शन था V1, ऑप्शन था नन ऑफ दीज। आउटपुट पूछी गई है, तो आप देखें ज़रा कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने फार्मूला लिखा है, अगर मैं इस फार्मूले को यूज़ करूं और यहाँ से आउटपुट निकाल लूँ, आउटपुट वोल्टेज, तो वह क्या बनेगी। अगर मैं इसके मुताबिक फार्मूला यूज़ करूं, A इज़ इक्वल टू V0 ओवर VI, तो यहाँ से VO किसके बराबर आएगा, A इंटू VI
और याद रखना बेटा, ए की जो वैल्यू होती है ना, याद करनी, ए की वैल्यू फिक्स है। ए की वैल्यू होती है 10⁵ ठीक है। तो इसकी आउटपुट तो आ रही है AVI, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और VI किसके बराबर है? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, यहाँ से कहा जा सकता है V1 माइनस V2। अगर पॉजिटिव को V1 कह दें, नेगेटिव को V2 कह दें, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है कहीं पर भी। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या बना था इसका? डेल्टा, नन ऑफ दी, इसकी कोई आउटपुट नहीं है। इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग। अब आपको सिर्फ आखिरी चीज़ ये करनी है, इसके अलावा इस चैप्टर में और नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पास। अगर इसके अलावा और कुछ चीज़ें करेंगे तो वो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है? अगर आपके पास फ़र्ज कर लें ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव को ग्राउंड कर दो। ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट, और नेगेटिव के साथ रजिस्टर लगाकर एक इनपुट लगा दें। तो चूंकि हमने इनपुट लगाई हुई है नेगेटिव के साथ, इसलिए इन्वर्टिंग कहलाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा होता है जिसे हम फीडबैक रजिस्टर कहते हैं। अगर आपको सर्किट नहीं पड़ा, वही समझ नहीं है, तो उसको बेशक आप सर्किट ना याद रखें, बस इतना याद रखें कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया जाएगा, उसकी जो गेन होगी, गेन, उसका फार्मूला होता है -R2/R1। ये R2 है और ये R1 है। और अगर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाए कि ये नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग, तो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने इसकी जो इनपुट है वो नेगेटिव को नहीं देनी, बल्कि किसको देनी है? पॉजिटिव को। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। आपने पॉजिटिव को दे देनी है इनपुट वोल्टेज, वो ग्राउंड कर देना है, और नेगेटिव को कोई वोल्टेज नहीं देना है आपने, नेगेटिव को वैसे ग्राउंड कर देना है। ये R1 है, और यहाँ पर ये रजिस्टर आपने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में, ये R2 है। इसकी जो गेन होती है, इसका फार्मूला होता है 1 + R2/R1। यानी ऊपर वाले फार्मूले में माइनस आएगा, जो इन्वर्टिंग वाला होगा उसमें माइनस आएगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग होगा उसमें प्लस आएगा। अब इसमें मैं आपको एक बुक से जो चीज़ें करनी है वो भी बताता हूँ कि बुक से आपने क्या कुछ करना है। जस्ट मैं आपको इसकी यहाँ पे ज़रा बुक खोल लूँ अपनी। आपने बुक से कुछ लाइंस याद करनी है, वो आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर वो पेपर में क्वेश्चन आता है तो। वो अंडरलाइन करवा रहा हूँ, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने इस चैप्टर में से कुछ चीज़ें खुद से पढ़ लीजिएगा, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से सवाल आए हुए हैं, अगर पेपर में आए हुए हैं तो बस। खुल जा बुक खुल जा। हाँ, ये खुल गई जी। मैं आपको बुक से लाइन बताने लगा हूँ, शुरू से बताता हूँ। चैप्टर 18 की ये बुक है आपकी, और इसमें देखें ज़रा, सबसे पहले आपने जो चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर गया, इन एन रीजन, ये एन रीजन contains free electrons as majority charge carriers and p region contains holes as majority charge carriers। ये लाइन आपको याद करनी है, ठीक है। अब p रीजन क्या होता है, n रीजन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने FSC में पढ़ा हुआ है। ये जो लाइन अंडरलाइन की, याद कर लें लाइन को। क्या, और उसके बाद है कहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ ये 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यूज़ हैं 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन सॉरी,
और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट। ये आपको लाइन्स याद करनी है। सही हो गया। इसके बाद आपको क्या याद करना है, ये वाला ग्राफ याद करना है। थोड़ा सा ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ये इस तरह से, ये ऐसे बना हुआ है। थोड़ा सा डीम है एक बुक के अंदर। ये ग्राफ याद करना है फॉरवर्ड बाइस के लिए, और रिवर्स बाइस वाला ये ग्राफ याद करना है आपको। और ये डायोड का सिंबल याद करना है कि ये डायोड का सिंबल होता है पीएन जंक्शन का। अब मैं अब जारी बात, अगर पीएन जंक्शन डिटेल में पढ़ाऊँगा तो वो तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए उन चीज़ों को सब जाने की बजाय जिनको ये पढ़ा हुआ चैप्टर वो याद कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो जितना मैंने पढ़ा दिया वो याद कर लें, बाकी छोड़ दें क्योंकि टाइम शॉर्ट है आपके पास। इसके बाद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ये ग्राफ याद करें कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो आपकी आउटपुट होती है वो इस तरह की होती है। और इसके अलावा फुल वेव का ये डायग्राम याद करें, ये वाली, कि फुल वेव में कैसे 4 डायोड जोड़ते हैं और उसकी आउटपुट कैसी आती है, ये वाली आती है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो याद करना है, ये वाला पैराग्राफ याद करना है। ये वाला पेज नंबर है ये वाला बेटा 159 पे, ये सारा पैराग्राफ याद करना है। ये वाला जहाँ मैं टिक कर दिया मैंने। और ये सिंबल्स याद करने हैं आपको ट्रांजिस्टर के। ये वो चीज़ें जो बुक से याद करनी है हर हाल में। ये ट्रांजिस्टर की 2 इक्वेशन याद करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर से। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपने नहीं करना। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने आपको बता दिया है। ये जो ग्राफ मैंने समझा दिए, इनपुट ऐसी होगी, आउटपुट इस तरह की होगी। हाँ, ये करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है बेटा आप लोगों को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस कितनी होती है, सेवरल मेगा ओम होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी होती है, इट इज़ फ्यू ओहम। ये लाइन याद करनी है आपको। ये फार्मूला जो भी आपको मैंने बताया वो समझा दिया मैंने आपको। और आखिरी चीज़, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आउटपुट इज़ 180 फेज शिफ्ट। It is interesting to note that closed loop gain independent of 2 externally connected resistors. The gain is independent what is happening inside. ये चीज़ याद करनी है आपको। ये पैराग्राफ एक और ये पैराग्राफ। Again, the gain of amplifier is independent of internal structure of operational amplifier. It depends upon 2 externally connected resistances. The positive sign of gain that output of are in phase. ये जो लाइंस मैंने बताई हैं ये आपको याद करनी है, और जो मैंने पढ़ाया ये याद करनी है बस। ठीक है। तो चैप्टर 18 में जिन्होंने एफएससी में ये चैप्टर किया हुआ है, चॉइस पे नहीं छोड़ा हुआ, वो ये करेंगे। लेकिन जिन्होंने चॉइस पे छोड़ा हुआ है वो सिर्फ वो करेंगे जो मैंने आपको बताया, गेट्स वाला और ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला, सिर्फ वो करेंगे। ठीक है।